नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से विनोद लर्निंग हब पे। आज हम जो वीडियो बना रहे हैं इसके रिगार्डिंग एक वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं और जो ये वीडियो है वो हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो रिटर्न एग्जामिनेशन होता है उसके रिगार्डिंग ये वीडियो बनाई जा रही है। और जो रिटर्न एग्ज़ाम होता है उसको कितने सेक्शन में डिवाइड किया गया है और कैसे कैसे उसके जो एग्ज़ाम में जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका स्टैंडर्ड क्या रहता है, उन उस एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन रहते हैं उनको कैसे अप्रोच करना है। तो उसके लिए हमने जो इससे पहले जो एक वीडियो बनाई थी उसमें हमने जो सेक्शन जैसे हमने डिवाइड किया था उसमें जो इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, मैथ प्लस साइंस एंड आपका जो जनरल नॉलेज का एक जो सेक्शन रहता है उसमें से हमने दो जो सेक्शन है हिंदी और इंग्लिश का वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है तो वहाँ जाकर यानी इसी प्लेटफॉर्म यानी विनोद लर्निंग हब पे फिर से विजिट करके वहाँ पे वीडियो देख सकते हैं। तो आज जो हम आपके बीच में यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक। क्योंकि जो जनरली क्या होता है कि ये दो तीन जो सेक्शन आपके रहते हैं जैसे जनरल नॉलेज है, इसमें हमारे को आइडिया नहीं होता कि कहाँ से कैसे सवाल पूछे जाते हैं। तो मैं यहाँ पे मेरा ये मानना है जो मैंने यहाँ पे टॉपिक सेलेक्ट किए हैं, अभी मैं आपको रीजनिंग के दिखाऊंगा, फिर मैं मैथ प्लस साइंस के दिखाऊंगा, फिर उसमें आपका जनरल नॉलेज में हम हिमाचल प्रदेश का जीके देखेंगे और आपका जो इंडिया जीके और जो आपका जनरल नॉलेज यानी मिसलेनियस टाइप का जो आपका सिलेबस रहता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करें, वो वीडियो जाकर एक बारी देख लें क्योंकि हमने उसमें डिटेल एनालिसिस कर रखा है दोनों लैंग्वेज का। अब वो लैंग्वेज मैंने उस दिन भी बोला था जब मैंने वो वीडियो बनाई थी, तो उसमें मैंने बोला था कि जो हिंदी और इंग्लिश का रहता है, हिंदी और इंग्लिश आज की डेट में बहुत ज़्यादा किंग मेकर का रोल प्ले कर रहा है। तो आप उस वीडियो को देखें और इस वीडियो को भी ज़रूर एंड तक देखें, तभी आपको ये चीज़ें समझ आएगी और आपको पता लगेगा कि आपने अभी आने वाला जो एग्ज़ाम है, आई थिंक ये एग्ज़ाम आपका फेबररी के सेकेंड थर्ड या लास्ट वीक में रह सकता है। ठीक है, तो आपके पास अभी लगभग 2 महीने हैं, तो आप इस एग्ज़ाम को अच्छे से दे सकते हैं, अपना सिलेक्शन मतलब निर्धारित कर सकते हैं अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं। तो इसमें जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे मैंने बोला अभी आपको कैसे कैसे यानी ये 5 सेक्शन में इस एग्ज़ाम को डिवाइड किया जाता है, उसमें आपका जो रहता है तो उसमें अगर हम देखते हैं तो जैसे आपका इंग्लिश है, हिंदी है, आपका रीजनिंग है और आपका मैथ प्लस साइंस इकट्ठा रहता है और आपका जनरल नॉलेज है। तो इसमें जो ये जो आपका रहता है इसमें हर एक का जो वेटेज है वो 16 क्वेश्चन है। ठीक है, 16 क्वेश्चन मतलब 16 मार्क्स के इसमें आपके क्वेश्चन रहते हैं, हर 16 मार्क्स ईच। तो ये जो आपका रहेगा इसमें तो आपने जैसे आज का जो हमारा टॉपिक है यानी आज हम जो 3 टॉपिक में मेनली बात करेंगे उसमें सबसे पहले हम देखेंगे आपका यहाँ पे वो है आपका रीजनिंग। ठीक है, तो रीजनिंग में जब हम जाएंगे तो आपका रीजनिंग के जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं और आपको ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद लगेंगे जब आप इसको पढ़ेंगे। और इनमें से जनरली आपके जो 16 क्वेश्चन आते हैं जनरली इन्हीं में से रहेंगे। देखो 100% तो बता नहीं सकते, लेकिन मेरा मानना ये है कि इसमें 90 से 95% के आसपास आपका जो सिलेबस है इन्हीं टॉपिक के अराउंड घूमता है। ठीक है, यानी क्वेश्चन जो इन्हीं टॉपिक के अराउंड पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है आपको, तो ये सबसे पहले यहाँ पे आपका जो रहता है वो है आपका कोडिंग और डिकोडिंग। अब डिकोडिंग कोडिंग में ये आपकी इसमें लगभग 3 से 4 सवाल कभी पूछे जाते हैं और ये आपको फिर आप डिपेंड करेगा कि आप इस एग्ज़ाम को कैसे अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसको पढ़ना कैसे, वो आपका तरीका अलग अलग हो सकता है। अलग अलग तरीके की मार्केट में किताबें हैं, मैं कोई स्पेसिफिक यानी पर्टिकुलर किताब यहाँ पे सजेस्ट नहीं करूँगा। एग्ज़ाम के लिए आप कोई स्टैंडर्ड की किताब उठाओ, उसमें कोडिंग डिकोडिंग के जो 4 5 टाइप 6 टाइप होते हैं उसको अच्छे से पढ़ो, अच्छे से वहाँ पे प्रैक्टिस करो क्वेश्चन। जितने आप रीजनिंग और मैथमेटिक्स का क्या रहता है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके समझ में बातें रहेंगी। ठीक है, उतने ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन निकलेगी। अदरवाइज़ अगर आप एक नज़र में जा रहे हैं वहाँ पे तो कोई ये रटने वाली चीज़ें नहीं होती, समझने वाली चीज़ होती है, तो आपको ये चीज़ें पढ़ के जाना पड़ता है। ठीक है, अच्छे से। तो और सेकंड टॉपिक जो हमारा यहाँ पे है वो है डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे कैसे
अब डायरेक्शन से कैसे सवाल रहते हैं, डायरेक्शन से जो सवाल रहते हैं आपके वो देखने को मिलते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन रहता है, इसमें कोई टफ नहीं रहता, डायरेक्शन का बहुत ईजी सवाल रहता है और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग वो क्वेश्चन तो एटलीस्ट सही करके आएंगे। इसमें क्या रहता है कि एक आप अपने घर से निकल रहे हैं, अभी पहले आप नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हैं, फिर कुछ किलोमीटर वहाँ गए, उससे लेफ्ट की ओर मुड़े या फिर राइट की ओर मुड़े, उसमें फिर आपका कंडीशन दी होती है अलग अलग उसमें जो क्वेश्चन में है, तो उस हिसाब से आपने इसको अप्रोच करना है। डायरेक्शन भी एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है जी। ठीक है, तो अगला जो यहाँ पे टॉपिक है वो है सेटिंग अरेंजमेंट। देखो ये सेटिंग अरेंजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने अच्छे से करना है। सेटिंग अरेंजमेंट में क्या रहता है, देखो सेटिंग अरेंजमेंट में जब अब हम इसकी बात करते हैं तो सेटिंग अरेंजमेंट में आपका क्या रहता है, तो जो सीटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन रहते हैं वो देखो अलग अलग तरीके से रहते हैं, अलग अलग टाइप्स इसमें भी। जब आप सीटिंग अरेंजमेंट टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें आपको देखने को मिलता है पहले सिंगल रो में कितने आदमी हैं, 6 आदमी बैठे हैं, उनका लेफ्ट राइट इस तरह से कुछ आपको अरेंजमेंट बनाना पड़ता है। दूसरे इसमें जो दूसरा टाइप रहता है वो आपका डबल एरो मतलब एक लाइन ऊपर को एक नीचे को है, 2 लाइन में लोग बैठे हैं, 5 लोग ऊपर को 5 लोग नीचे को, एक दूसरे के आमने सामने फेस करके बैठे हैं, फिर उसमें वही आपको अरेंज करना पड़ता है कि इधर से ये इतने नंबर पे है, इधर से इतने नंबर पे है, ठीक है। और उसमें आपको फिर यहाँ से आपका क्वेश्चन निकलता है। और इसके अलावा सीटिंग अरेंजमेंट में क्या रहता है आपका क्या नाम है आपका, जो सीटिंग अरेंजमेंट में जैसे आपका कभी सर्कल में पूछा जाता है, ठीक है जी, सर्कल में कैसे, अब सर्कल में क्या दिया होता है, जैसे सर्कल में वही आपके 5 से 6 लोग बैठे हैं, फिर उसमें बोला जाएगा कि सेंटर की ओर अपना मुंह, वो लोग मुंह करके बैठे हैं, फिर वो डायरेक्शन दिया जाएगा कि लेफ्ट से इस डायरेक्शन में ये है, इस डायरेक्शन में ये है, तो इस तरह से आपके वहाँ पे सवाल रहते हैं। और आपका कभी स्क्वायर में आता है, कभी रेक्टेंगल में आता है, वही फेस अंदर को भी हो सकता है, बाहर को भी हो सकता है, तो ये आपका सेटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन रहते हैं। लेकिन आज लास्ट ईयर का अगर आप एग्जाम देखते तो उसमें आपको एक स्टैंडर्ड का सेटिंग अरेंजमेंट देखने को मिला, सेटिंग अरेंजमेंट स्टैंडर्ड का देखने को मिला। उसको हम क्या बोलते हैं, जब आप सेटिंग अरेंजमेंट को थोड़ा नेक्स्ट लेवल में ले जाते हैं। नेक्स्ट लेवल में मेरे कहने का मतलब यहाँ पे है कि आप जब थोड़ा सा स्टैंडर्ड का सेटिंग अरेंजमेंट करने लगते हैं तो उसको हम बोलते हैं पजल, यानी पहेली। पहेली उसमें आपको यानी जो थोड़ा सा और डिफिकल्ट हो जाएगा जब सेटिंग अरेंजमेंट, तो उसको हम पहेली बोलते हैं, यानी पजल बोलते हैं। तो आजकल पजल भी, लास्ट पजल पूछा गया था उसमें से आपके आई थिंक 3 या 5 सवाल निकल रहे थे, तो इसको आपने देख लेना। अच्छा हाँ, एक और बनता है इसमें जो आपका रहता है, वो है कि रो में दिया हुआ है कि आपके वो जो सेटिंग अरेंजमेंट में रो में दिया है कि आगे से कोई व्यक्ति 10वें नंबर पे है और उस क्लास में टोटल 30 स्टूडेंट्स है, तो बताओ कि पीछे से उसका क्या स्थान है। इस टाइप के सवाल भी देखने को मिलते हैं। कभी 2 लोगों की वहाँ पे म्यूचुअल पोजीशन दी होती है, तो उसमें फिर बताना पड़ता है कि टोटल कितने स्टूडेंट्स है, वट जो भी आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का आपका ये सेटिंग अरेंजमेंट और पजल आपको पढ़ने हैं, ठीक है। इसके अलावा अगला टॉपिक है जो आम खासकर क्या करते हैं स्टूडेंट, इसको थोड़ा सा इग्नोर करते हैं या फिर ध्यान नहीं देते, ये डिक्शनरी। इसमें से भी कभी आपको जनरली सवाल देखने को मिलता है। डिक्शनरी का मतलब ये है कि अगर आपके पास जैसे आपको सेम शब्द दिए जाएंगे, सेम शब्द जैसे आपके पास दे दिया यहाँ पे क्या नाम है, एल्यूमिनियम, इल्यूमिनस, इस टाइप के शब्द है, और आपका एलोए, और क्या हो सकता है एलो। तो ये आपका अरेंज करना होता है कि डिक्शनरी में कौन सा शब्द पहले आता है, कौन सा बाद में आएगा, तो उसमें भी इसको भी आपको समझना पड़ेगा। हाँ जी, अगला है आपका, अगला जो टॉपिक यहाँ पे आपका है वो है सीरीज वाला। देखो सीरीज एक ऐसा शब्द, ऐसा ये आपका टॉपिक है जो आपको रीजनिंग में भी देखने को मिलता है और कहीं ना कहीं इसको आप मैथमेटिक्स में भी पढ़ते हैं। तो सीरीज का ऐसा एक टॉपिक है जिसको आप कॉमनली पढ़ सकते हैं रीजनिंग प्लस मैथमेटिक्स में, और ये आपके यहाँ से सवाल 100% रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो इसको भी आपने अच्छे से पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है एज रिलेटेड। ये ऐसे सवाल रहते हैं जो एज वाले सवाल रहते हैं, जिसमें इसमें क्या रहता है आपका, इसमें कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं होती। इसमें क्या है, ऐसे कोई स्पेसिफिक चीज़ मतलब स्पेसिफिक कोई फॉर्मूला नहीं होता कि इस फॉर्मूले से ये सवाल सॉल्व होगा। इसमें आपका लॉजिक चलता है। तो लॉजिक से आपने यानी आपको पहले प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये सवाल जितने आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका लॉजिक तेज होगा, यानी उतना आपका दिमाग तेज होगा। जब आपका दिमाग पकड़ लेगा ना चीज़ों को, तो आप उसमें से आपको सवाल निकलने आसान हो जाएगी, ठीक है। अगला टॉपिक रहता है यहाँ पे कैलेंडर वाला है। कैलेंडर वाला वही है कि 1 जनवरी 2014 को अगर मंडे है तो 1 जनवरी 2015 को क्या होगा, या फिर ऐसे रहता है कि
अगर हमने 2020 का जो गणतंत्र दिवस है, यानी गणतंत्र दिवस कब होता है ये डेट भी आपको पता होनी चाहिए, मंडे को मना रखा, तो उसी यानी सेम ईयर यानी 2020 का जो गणतंत्र दिवस 2020 का जो आपका इंडिपेंडेंस डे है, आप कौन से डे को मनाएंगे, तो उस इस टाइप के सवाल देखने को मिलते हैं। ठीक है जी, तो कैलेंडर भी आपने पढ़ के जाना है। क्लॉक्स का भी कभी कभी सवाल पूछ लेते हैं, ज़्यादा इससे कभी सवाल पूछे नहीं गए। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ मैंने शॉर्टकट लिखा है इसको, लेकिन आपको मैं यहाँ बता देता हूँ कि इसका मतलब क्या है। जैसे आपका ये लेसर और ग्रेटर, इसमें मैंने देन नहीं लिखा, लेसर देन और ग्रेटर देन मतलब छोटा और बड़ा। मतलब क्या है, इसमें जैसे आपका 5 से 6 लोगों के बीच का कंपैरिजन किया जाता है कि ए बी से बड़ा है, सी से छोटा है, इस टाइप का, और सी डी से छोटा है, बी से बड़ा है, इस टाइप के सवाल रहते हैं। तो उसमें पूछा जाता है कि सबसे बड़ा कौन है या सबसे छोटा कौन है, तो इस टाइप के यहाँ पे सवाल देखने को मिलते हैं। तो ये भी आपने इसको समझ के जाना। अगला जो टॉपिक यहाँ पे है आपका वो क्या है, अगला टॉपिक यहाँ पे देखने को मिलेगा ऑड वन आउट। मतलब क्या है कि ये इस टाइप का रीजनिंग है, यानी आई थिंक इसको नॉन वर्बल रीजनिंग बोलते हैं कि 4 ऑप्शन दिए आपके पास, 4 में से 3 ऑप्शन लगभग सिमिलर है और उसमें से एक ऑप्शन ऐसा है जो उसके साथ मैच नहीं हो रहा, तो उसमें से उसका आंसर होता है। तो इसको भी थोड़ा सा आप रीजनिंग का जब स्टैंडर्ड का किताब कोई लेंगे उसमें से इसको पढ़ लेना, ठीक है जी। तो ये हमने जो देखा यहाँ पे, ये मैंने आपको किसके बारे में, रीजनिंग के बारे में बताया, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देंगे कि जो ये वीडियो है थोड़ा सा कंपैरेटिवली जो हमने लास्ट वीडियो बनाया था उससे थोड़ा लेंथी होना है, क्योंकि उसमें हमने सिर्फ 2 सब्जेक्ट डिस्कस किए थे। उसमें भी सिर्फ 2 सब्जेक्ट में हमने क्या किया था, इंग्लिश और हिंदी, यानी दोनों लैंग्वेज वहाँ पे हमने डिस्कस की थी। आज हम रीजनिंग करें तो रीजनिंग के मैंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको ये बताए। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जो मैंने यहाँ पे आपको ये टॉपिक बता रखे हैं, इनको तो आपको 100% समझ के जाना है, यानी पढ़ के जाना है। इसमें से आपके, देखो मैं ज़्यादा नहीं बोलता, तो 90% सवाल तो इसमें से निकल जाएंगे। बाकी आप इसके अलावा आपके पास समय है तो आप अदर टॉपिक जो बचे इसके अलावा वो भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा है मैथ। अब मैथ में आपको क्या क्या देखने को मिलता है, यानी कौन कौन से, देखो चलो यहाँ पे मैथ के मैंने यहाँ पे कुछ टॉपिक बता रखे आपको। तो यहाँ पे देखो, अब देखो मैथ के बारे में बताना चाहूँगा। आपका जो मैथ सेक्शन है वो अकेला नहीं है, मैथ के साथ साइंस इंक्लूड हो रहा है। तो मैथ और साइंस के आपके 16 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। तो उसमें मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इसमें कोई फिक्स रेशो नहीं होता, कोई फिक्स्ड रेशो नहीं है कि मैथ के 12 सवाल रहने हैं और साइंस के 4 सवाल रहने, नहीं, ऐसा भी नहीं है। और 10 या 6 ऐसा भी नहीं है, 8 या 6 ऐसा भी नहीं है। तो मतलब तीनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो आपके 8-8 का रेशो भी रह सकता है, 10-6 का रेशो भी रह सकता है, 12-4 का रेशो भी रह सकता है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, ये चीज़ें जो मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये जो लिख रखी है इसको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। तो मैथ का जो पहला हमने टॉपिक लिखा है, सबसे जो बेसिक टॉपिक है वो आपका सिंप्लीफिकेशन। अगर चीज़ों को आप, यानी जो आपके नंबर्स वहाँ पे दिए होंगे उसको अरेंज करना आ रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपका है सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन में आपका क्या रहता है, देखो अगर आपको बोर्ड मास आता है ना, बोर्ड मास, तो बोर्ड मास का बेसिक चीज़ आपकी यहाँ से मैथमेटिक्स की शुरू होती है कि बोर्ड मास क्या है, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन में अगर आप देखेंगे तो वो आपको सवाल समझ आ जाएंगे। मैथ का कोई किताब उठाओ, उसका स्टैंडर्ड से टॉपिक मैंने यहाँ पे लिखे, उसको टिक मार्क करो और सबसे पहले इन्हीं टॉपिक को अच्छे से समझो। क्योंकि अगर आप देखो, इसके लिए मैं एक स्ट्रेटेजी और बता सकता हूँ। देखो मैंने मैथ के कितने टॉपिक दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 और 11। आप एक आधा इससे भी एक्सक्लूड कर सकते हैं, लेकिन ये सारे लगभग अच्छे टॉपिक है। तो 10, यानी आप इसमें अगर 15 दिन में भी इसको ख़त्म करते हैं, चलो 15 से आप इसको 20 दिन मानकर चलो, तो 20 दिन में अगर आपका मैथमेटिक्स खत्म हो रहा है। वैसे नहीं कि मैथ उठा कर बैठ गए और वही पढ़ने लगे, नहीं, उसके साथ साथ आपको और चीज़ों के लिए भी समय देना पड़ेगा। तो ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन, अच्छे से पढ़ो। HCF और LCM से सवाल पूछे जाते हैं, इसको अच्छे से पढ़ो। लॉस एंड प्रॉफिट से तो 2 सवाल हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इनको भी आपने पढ़ना है, ठीक है, लॉस एंड प्रॉफिट। इसके साथ पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप से भी सवाल आता है, ठीक है, इसको भी समझ के पढ़ना है। समझो कैसे कैसे पार्टनरशिप बनती है, कैसे बिजनेस शुरू कर रहे हैं, फिर लास्ट का जो प्रॉफिट हो रहा है उसको कैसे डिवाइड करना है, मतलब किस शेयर में वो बटेगा, कितना कितना पैसा किसको मिलना है। अगला टॉपिक है आपका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब सिंपल इंटरेस्ट बोले तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, इस टॉपिक को भी अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा। अगला टॉपिक है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी अनुपात और समानुपात। ये दो ये इकट्ठा ही चलता है, अनुपात और समानुपात, इसको भी अच्छे से पढ़ो। अगला टॉपिक आता है आपका टाइम एंड डिस्टेंस।
टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, और अगला इसके साथ ही टॉपिक जो है वो है टाइम एंड वर्क। ठीक है, तो इसमें आपकी ये टॉपिक आपके मेजर टॉपिक बोले मैंने, मेजर टॉपिक यानी मेजर टॉपिक का मतलब है कि ये टॉपिक तो एटलीस्ट आपको पढ़ के जाना ही है। इसके अलावा और भी पढ़ सकते हैं, जैसे आपका टाइम एंड वर्क है। ट्रेन्स, अगला टॉपिक हो गया ट्रेन्स वाला। ठीक है, ट्रेन्स वाला, इसको यहाँ से भी सवाल रहता है। फिर आपका रहता है अगला ट्रिग्नोमेट्री। अगला क्या रहता है? ट्रिग्नोमेट्री। ये बेसिक सी नॉलेज देखो, थोड़ा सा पढ़ के जाओ इसके बारे में, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बहुत बड़ा टॉपिक है, वो यहाँ पढ़ सकते हैं, लेकिन मतलब उसके लिए इतना समय नहीं होता। जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट है उसको ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज है, और जितना वहाँ पे पूछा जाएगा वो बिना पढ़ के उसको सॉल्व कर सकता है। लेकिन जो अगर आप नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के हैं तो आपको जनरली थोड़ा सा इसको ओवरव्यू करके जाना है। अगला है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री से वही आपका पता होना चाहिए कि ट्राइंगल यानी त्रिभुज क्या है, चतुर्भुज क्या है, उसमें एंगल का जो आपका योग है वो कितना होता है, सर्कल क्या है, सर्कल का जो फॉर्मूले है उसके आते कभी सर्कल है आपका, स्फीयर है, फिर आपका कोन है, बहुत सारे मतलब इस टाइप की आपका ज्योमेट्री से रिलेटेड यानी उसके फॉर्मूले, और थोड़ा सा उसका अगर समझ बन रही है आपकी तो उसमें से कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये आपके मैथ का टॉपिक था। ठीक है, जनरली आपके ये टॉपिक रहते हैं। इसके अलावा अगर कोई छूट गया हो तो आप उसको देख लेना, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें आपको देखने को मिलते हैं मैथ के अंदर। ठीक है, अगला, अब आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक जो रहेगा मैथ के बाद, वो हमने साइंस लिखा हुआ यहाँ पे, और साइंस में जो है ना, ये अगर आप ये पढ़ के जाते हैं तो मेरे हिसाब से आपको 100% यहाँ से, यानी अगर 6 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन साइंस के रह रहे तो इसी में से रहेगी। अप्रोक्सीमेटली नहीं, लेकिन मैं 100% यहाँ पे साइंस में बोल सकता हूँ कि लगभग इन्हीं में से आपके सवाल देखने को मिलते हैं, और आप 100% साइंस के क्वेश्चन सही कर सकते हैं अगर आपने ये पढ़ के गए। अब मैंने, अगर आपको दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ सबसे पहले क्या लिखा है, मैंने लिखा है शरीर बारे, मतलब शरीर बारे। आप कुछ उसमें नहीं जाना, कोई एप्लीकेशन नहीं लिख रहे कि इसके बारे में होगी, या शरीर बारे मतलब कि शरीर के बारे में कितना पढ़ सकते हैं आप, उसमें से भी लिमिटेड पढ़ना है, ज़्यादा एक्स्ट्रा उसमें नहीं जाना आपने। तो सबसे पहले जैसे आपका पाचन तंत्र है, यानी आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसको अच्छे से पढ़ के जाओ। कहाँ से प्रोसेस शुरू होता है, कहाँ कहाँ कौन सा आपका एसिड रिलीज होगा, क्या नाम है आपका, एसिड रिलीज होने के बाद उसका काम क्या है, कौन सा फैट्स का डाइजेशन करेगा, कौन प्रोटीन का डाइजेशन करेगा, कौन क्या नाम है कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन करेगा, इस टाइप के सवाल रहते हैं। फिर प्रोसेस कैसे कैसे आगे बढ़ता है, कौन कौन से अंग से गुजरना पड़ता है, कहाँ पे किसका कौन सा कंप्लीटली उसका जो डाइजेशन हो जाता है, इस तरह से कहाँ पे एंड होता है। तो ये आपकी सारी चीज़ें पाचन तंत्र के अंदर आता है, क्या क्या चीज़ें बहुत ज़रूरी इसके लिए वो पढ़नी पड़ती है। अगला जो है इसमें वो है आपका श्वसन तंत्र। अब श्वसन तंत्र में क्या है, वही आपका कहाँ से आप सांस लेते हैं, जैसे हम नाक से सांस लेते हैं, नाक के अंदर बाल है तो बाल का क्या काम है, अंदर जाता है ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, वो कैसे, वो जो प्रोसेस है वो शरीर के किस भाग में आपका कंप्लीट होता है, कहाँ पे ऑक्सीजन ब्लड के साथ मिल जाता है, ब्लड के साथ शरीर के अलग अलग जगह में ले जाते हैं। तो श्वसन तंत्र के अंदर जो जो भी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट लग रही है वो आपको पढ़ के जानी है। अगला है आपका उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, उत्सर्जन तंत्र है, फिर तंत्रिका तंत्र है, इसमें से भी सवाल पूछते हैं। और ये जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका यहाँ पे हर साल जहाँ से सवाल देखने को मिल रहा है, 2 से 3 सवाल देखने को मिलते हुए आपका रक्त परिसंचरण तंत्र। इसके साथ आपको जो पढ़ के जाना है वो है विटामिन के बारे में। विटामिन में क्या रहता है कि कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन जैसे जब आप विटामिन पढ़ते हैं तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी पड़ती है, तो उसमें जो आपका खास है जैसे विटामिन के, अब विटामिन कौन कौन सी है, कौन सा आपका फैट सॉल्यूबल है, कौन सा वाटर सॉल्यूबल है, तो फिर उसमें से कौन सी जो विटामिन है उसका आपका जो नाम होता है, जैसे रासायनिक नाम होता है, और इसमें आपका कौन से विटामिन से कौन से डिजीज़ फैलते हो सकते हैं, या फिर कौन से विटामिन का कौन सा सोर्स होता है, तो ये चीज़ें आपको इसके अंदर पढ़ के जानी है। ठीक है, अगला जो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से आपको हर साल देखने को सवाल मिलते हैं वो है आपका यहाँ पे, वो है बीमारी। अब बीमारी में मतलब तरह तरह की बीमारियाँ लगती है। कोई वायरस है, वो तो सबको पता है, कोविड-19 है, मतलब एक वायरस है, उसके तहत जो कोविड-19 है पेंडेमिक जिसको डिक्लेयर किया गया था 2020 में, वो इसमें है। ठीक है, आपका बैक्टीरिया है, फंजाई है, तो बहुत सारे इसमें किस किस के कारण आपकी वो जो आपकी बीमारियां फैलती हैं। अब हाँ, बीमारी के अंदर मैं थोड़ा सा इसमें डिटेल में जाना चाहूँगा। देखो बीमारी में क्या रहता है, अब इसमें सवाल कैसे पूछते हैं, तो आप जब बीमारी के बारे में, कोई स्पेसिफिक बीमारी के बारे में पढ़ रहे तो उसमें क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी पड़ती है। बीमारी, नाम,
उसका, अब उसमें जो लक्षण है, दूसरी बात इसमें, तीसरी बात जो इसमें है, जो बीमारी आपको हो रही है वो शरीर के किस अंग को प्रभावित कर रही है, ठीक है जी, तीसरी बात ये। फिर जो आपका चौथी जो इसमें ध्यान देने वाली बात है वो है आपका मतलब जो बीमारी है वो किस कारण, यानी किस कारण फैल रही है, यानी किसके द्वारा फैलाई जा रही है, उसमें वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, फंजाई हो सकता है, इसके अलावा कुछ और हो सकता है, वो भी चीज़ें आपको इसमें देखनी है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, और हाँ मेन चीज़ है उसके बाद उसके समाधान क्या हो सकते हैं। और जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आजकल देखने को मिल रहा है, आई थिंक फॉरेस्ट गार्ड में भी एग्जाम में एक सवाल आया था, वो है कि इन बीमारी के क्योर के लिए कौन से टेस्ट करवाए जाते हैं। कभी कभी टेस्ट पूछते हैं, कभी कभी आपके जो मेडिसिन है, यानी कौन सा मेडिसिन इसके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहता है, डॉक्टर कौन सा इसको प्रेस्क्राइब करता है। तो ये चीज़ें आपको बीमारी के अंदर पढ़नी पड़ती है। इसके अलावा जो साइंस के थोड़े से टॉपिक रहते हैं वो है आपके, वो जैसे सूत्र, यानी केमिकल कंपाउंड हमारे जो होते हैं केमिस्ट्री के अंदर, उसकी सूत्र यानी फॉर्मूले, और उसका रासायनिक नाम क्या रहता है, ठीक है, और उसका उपयोग क्या होता है, ये भी आपको यहाँ पे पढ़ के जाना पड़ता है। इसके बाद आंख संबंधी जैसे मैंने लिखा है ना, आई से रिलेटेड, आप आई थिंक 9th या 10th के किताब में एक बिल्कुल अच्छे से एक चित्र बना रखा है आईज का, उसके अंदर सब कुछ दिया हुआ है, कॉर्निया का क्या काम है, रेटिना का क्या काम है, आइरिस का क्या काम रहता है, पुतली का क्या काम रहता है, सेलरेली मसल्स का क्या काम रहता है। तो आईज के बारे में वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पढ़नी पड़ती है। उसके अलावा आप क्या पढ़ना है इसमें, हाँ जी, बीमारियाँ होती हैं, किस कारण बीमारी होती है, जो आपका इमेज रेटिना में बनना था वो कहाँ बन रहा है, आगे बन रहा है या पीछे बन रहा है, तो बीमारी कौन सी हो रही है, दूर वाली हो रही है या नज़दीक वाली हो रही है, तो उसको दूर करने के लिए आपको कौन सा लेंस का यूज़ करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये सारा आपको इसके अंदर पढ़ना पड़ता है, किसके अंदर, जो आई से संबंधित आप जब पढ़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगला जो टॉपिक है वो है आपका आविष्कार व खोज। जैसे आपका कभी पूछ लेते किसका आविष्कार, देखो एक होता आविष्कार, एक होता खोज, इसको डिफ्रेंशिएट करना आपको आना चाहिए, ठीक है। तो इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये मतलब किस चीज़ की खोज कौन से साइंटिस्ट ने करी या फिर किस तरह से इसको इन्वेंट किया गया है, ठीक है। अगला जो टॉपिक है वो है यंत्र। मतलब यंत्र का मतलब है कि जैसे इंस्ट्रूमेंट दिया जाता है, जैसे अल्टोमीटर है, ऑडियोमीटर है, आपका हाइग्रोमीटर है, स्टेथोस्कोप है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट है, उनका क्या क्या काम है, कैसे कैसे इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। अगला लास्ट का जो यहाँ पे टॉपिक है साइंस का वो है अभिक्रिया। अभिक्रिया मतलब सिंपल है, ये कोई बड़ा टॉपिक नहीं, इसमें आपने देखना है रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और भौतिक अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया की एग्जाम्पल आपने पढ़ के जाने और भौतिक अभिक्रिया के भी एग्जाम्पल आपको पढ़ के जाने, ठीक है। तो हमने दो टॉपिक यहाँ पे क्लियर कर दिए, एक आपका रीजनिंग हो गया, दूसरा आपका मैथमेटिक्स हो गया, प्लस उसके साथ हमने साइंस देख लिया। तो जो मैंने यहाँ पे आपको टॉपिक लिख रखी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और रेलेवेंट टॉपिक है, इसको आपको अच्छे से पढ़ के जाने, ठीक है जी। लास्ट जो हमारा इस वीडियो का जो अंत करेगा वो है आपका जनरल नॉलेज। अब जनरल नॉलेज ऐसे तो एक बहुत ज़्यादा वाइड टॉपिक है, इसको हम इतनी छोटी सी वीडियो में इसको कंक्लूड नहीं कर सकते, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि जो आपका एग्ज़ाम यानी जो रिटन एग्ज़ाम आपका कांस्टेबल का रहेगा, इसमें किस स्टैंडर्ड का जनरल नॉलेज पूछते हैं जनरली। देखो जनरल नॉलेज में चैलेंज में नहीं कर सकता कि यही सवाल आएंगे, लेकिन मैं चांसेस ये बोलता हूँ कि 90% यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं और आपको ये चीज़ें तो एटलीस्ट पढ़ के जानी पड़ेगी, ठीक है। तो आपका इसमें जो रहता है वो है, हाँ, जनरल नॉलेज में हम सबसे पहले देखेंगे एचपी हिमाचल प्रदेश के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश के बारे में हम देखेंगे, देखो मैंने एक थोड़ा सा शॉर्ट सा आपको एक यहाँ पे एक पेज में नोट किया था, वो है आपका जैसे ज्योग्राफी में देखते हैं आप हिमाचल प्रदेश का ज्योग्राफी आप पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो उसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। ज्योग्राफी मतलब जो फिजियोलॉजिकल जो आपको चीज़ें दिख रही है, मतलब जिसको आप देख पा रहे हैं आपके सामने जो एक्टिविटी हो रही है। तो जैसे आपका पर्वत है, तो हिमाचल प्रदेश के पर्वत यानी यानी आपका हिमालय एक पर्वत है, तो उसके हिमालय पर्वत को कैसे कैसे हिमाचल प्रदेश में हम पढ़ते, तो आपका ऊपर ग्रेटर हिमालय है, मिड हिमालय, फ्लोर हिमालय, लोअर हिमालय को आप शिवालिक बोलते हैं, शिवालिक का दूसरा नाम क्या है। तो इस तरह से आपका जैसे आपका ये धौलाधार पर्वत श्रेणी है, उसका दूसरा नाम क्या है, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी वो कहाँ मिलती है, मुख्य तौर पे कौन से ज़िले में होती है, मिलती है, ठीक है। तो इन पर्वतों के बारे में ऐसे से पढ़ना। उसके साथ पर्वतों के साथ एक टॉपिक रहता है वो है चोटियाँ, यानी कौन सी चोटी कौन से ज़िले में है, कितनी उसकी ऊंचाई लगभग, ऐसे तो कभी थोड़ा सा स्टैंडर्ड का रह जाएगा, लेकिन चोटियों का नाम पूछ सकते, जैसे अब ये अपना सबसे ऊंची चोटी है हिमाचल प्रदेश की, शिल्ला कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, इस टाइप के सवाल रह सकते हैं। फिर आप डिस्ट्रिक्ट की हर एक डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग जो चोटी है उसको भी थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। उसके बाद आता है आपका घाटियाँ, कौन सी घाटी कहाँ
कहाँ मतलब कौन से डिस्ट्रिक्ट में है और किसके लिए प्रसिद्ध है, या उसका कोई उपनाम तो नहीं यानी दूसरा नाम तो नहीं है, वो भी आपको वहाँ पे पढ़ के जाना पड़ता है। फिर है नदियाँ, जैसे आपके हिमाचल प्रदेश में 5 मेजर रिवर जो है यानी 5 बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, उसके उपनाम देखो, उसके नाम मतलब एक संस्कृत नाम आता है, एक वैदिक नाम आता है, उनको वो आपको दोनों यानी तीनों नाम, 2 3 मतलब 5 तो आपको पता ही है, फिर उसके संस्कृत नाम और जो वैदिक नाम है वो भी आपको पढ़ के जाने पड़ते हैं। उसका ओरिजिन देख लेना, वो कहाँ जाके हिमाचल प्रदेश को छोड़कर दूसरे राज्य में जा रही है, कौन सी पंजाब में जा रही है, कौन सी हरियाणा में जा रही है, कौन सी ऊपर को जम्मू कश्मीर की ओर जा रही है, ये आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सा और अगर इसमें एक्स्ट्रा आपको पढ़ना है, वो नदियों की जो सहायक नदियाँ है, ठीक है, वो कहाँ पे कौन सी जगह पे जाकर मिलती है। ठीक है जी। अगला है झीलें, मुख्यतः इसमें झीलों के बारे में भी कभी सवाल पूछ लेते हैं। जैसे आपका लाहौल स्पीति में ऊपर देखेंगे टॉप लेवल में बिल्कुल हाइट में ज़्यादा जो झीलें मिलती है, चंद्रताल है, सूरजताल है, नीलकंठ है, यूनानसो है, बहुत सारी झीलें। फिर किन्नौर में आप नाको देखते हैं, फिर आप कांगड़ा में जाते हैं, चंबा जाते हैं, तो अलग अलग यानी डिफरेंट टाइप की बहुत सारी आपकी झीलें देखने को मिलती, तो भी थोड़ा सा यहाँ पे आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। फिर है झरने, झरने में आपके गर्म पानी के झरने हैं या फिर आपके ठंडे पानी के झरने। ठीक है जी। तो ये आपका ज्योग्राफी के बारे में मैंने बोला है, थोड़ा सा आपको ऐसे पढ़ के जाना है। इसके अलावा आपके पास अगला मैंने टॉपिक यहाँ पे लिखा है, वो है आपका कल्चर, कल्चर से रिलेटेड। यानी कल्चर में जब हम देखते हैं तो कल्चर में आपका रहता है मंदिर, मेले, मठ, यानी तो यार ये यानी मंदिर बोले तो कौन कौन सा मंदिर कहाँ पे है, कौन सा किस लिए प्रसिद्ध है, कौन सा मंदिर किस राजा ने बनाए, जनरली ऐसे थोड़ा सा स्टैंडर्ड का हो जाएगा, लेकिन आपने इतना देखना है कि कौन सा मंदिर कहाँ पे है। अगला है हिस्ट्री। ठीक है, तो जब हम हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, देखो मैंने बोला कि हिस्ट्री अगर आप थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे ना, तो थोड़ा सा नहीं पर अगर डिटेल में जाएंगे तो 2 महीने आपकी इसी में ख़त्म हो जाएंगे। तो आपने हिस्ट्री में क्या पढ़ना है कि हिमाचल प्रदेश की जो प्रसिद्ध प्राचीन रियासत है उनके संस्थापक देखने हैं, और उन संस्थापक द्वारा यानी फिर जो प्रसिद्ध संस्थापक हुए उन्होंने कुछ शहर बसाए अपने अपने रियासतों में, उस शहर के संस्थापक कौन रहे। ठीक है जी, वो देख लें इसमें। अब अगर हम पॉलिटी की बात करते हैं, अगला देखो टॉपिक हमारा क्या है, अगला टॉपिक इसमें है पॉलिटी। पॉलिटी में भी अलग अलग तरह के क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, अलग अलग तरह के, यानी 1948 में हिमाचल प्रदेश क्या था, 1951 में हिमाचल प्रदेश क्या बना, 1956 में हिमाचल प्रदेश क्या बना, 1963 में कैसे बदलाव रहता है, 1966 में क्या बदलाव आता है और 1971 में क्या बदलाव आता है। यानी 1948 जब बना और 1971 जब जाके हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, तब तक का थोड़ा सा आपने, यानी 1948 में क्या बना वो देखो, उसमें क्या बना, उसका हेड कौन होता था वो देखो, 51 में देखो, फिर 51 में हेड कौन होता था वो देखो, मुख्यमंत्री कब बना हिमाचल प्रदेश का, कौन पहला मुख्यमंत्री था। ठीक है, और फिर 56 में जाके क्या बदलाव होता है, फिर उसमें क्या रहता है आपका वो भी देखना है। फिर आपका 71 में जाके राज्य मिलता है, तो फिर राज्य मिलता है तो राज्य में राज्यपाल होता है, तो राज्यपाल पहला कौन था। ठीक है, तो अगला टॉपिक मेरा यही है कि जो आपके हिमाचल प्रदेश के प्रथम यानी प्रथम राज्यपाल, प्रथम उपराज्यपाल, प्रथम आपका जो चीफ सेक्रेटरी रहा, प्रथम आपका जो विधानसभा सेक्रेटरी रहा, उस टाइप के क्वेश्चन भी कभी देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगला जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी से ज़्यादा सवाल रहते नहीं, लेकिन थोड़ा सा अगर आप नज़र मार सकते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं कि इकोनॉमी में पूछते कभी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में। अब हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में देखते हैं कि जो कौन सा प्रोजेक्ट कितने मेगावाट का है, जनरली ऐसे पूछ लेते, बड़े बड़े देख लेना आपने या छोटे छोटे मिनिमम देखो और मैक्सिमम देखो। फिर आता है इसमें कभी सवाल देखने को मिला कि एनटीपीसी, एनएचपीसी, हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा कौन से प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, और आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कौन से प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। फिर आपका जेपी जो इंडस्ट्रीज एक कॉरपोरेशन है उसके द्वारा कौन से प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, उसमें से कभी सवाल ऐसे देखने को मिलता है। और लास्ट का जो टॉपिक आपका यहाँ पे देखने को मिलता है वो है हिमाचल प्रदेश का जो कैसे हिमाचल प्रदेश बना, उसके ऊपर जो किताबें जो लिखी गई है, प्रसिद्ध जो यहाँ पे लेखक रहे, जैसे हमारे शांता कुमार जी, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी है, डॉक्टर वाई.एस. परमार की किताबें हैं, फिर आपके मियाँ गोवर्धन ने किताब कोई प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी जो हिमाचल प्रदेश की, उनके द्वारा जो किताबें अलग अलग लिखी गई है उसके बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है जी, तो ये आपका ओवरव्यू हमने जो यहाँ दिया हुआ है हिमाचल प्रदेश का। अब है अदर जीके में मैं थोड़ा सा मूव करूँगा, तो मैं यहाँ पे देखूँगा कौन कौन से टॉपिक मैंने यहाँ पे आपको लिखवा रखे हैं, यानी लिख रखे, तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ के जानी है। ठीक है, इसमें भी वही आपके देखो सारे सवाल तो यहाँ से नहीं आएंगे, लेकिन चांसेस ये 90 से 95 सवाल आपके % सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसमें देखो ये तो हमेशा ही पूछा जा रहा, दिवस मतलब डेज, पूरे
नेशनल और इंटरनेशनल डेज पढ़ के जाओ कि कौन सा दिवस, जैसे कभी पूछा जाता है ये आपका पॉपुलेशन डे 11 जुलाई की बात करते हैं, सद्भावना दिवस कब होता है, गांधी जयंती कब है, ठीक है, महिला दिवस कब होता है। तो इस टाइप के दिवस आपको, यानी पूरा आप थोड़ा मंथली यानी मंथ वाइज आप इसकी लिस्ट बना सकते हैं। जनवरी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे होते हैं, फरवरी में कौन कौन से होते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल, ठीक है, और मार्च अप्रैल इस तरह से महीने के अनुसार आप अलग अलग से 12 महीने की लिस्ट बना सकते हैं, खास खास जो दिन होते हैं उसको। अगला है पुरस्कार, कौन से जगह में कौन सा पुरस्कार। ये जो पुरस्कार है ये थोड़ा सा आपका यहाँ पे टॉपिक करंट अफेयर से रिलेटेड भी आ जाता है, यानी जो रिसेंट अभी जैसे प्रधानमंत्री मोदी को कौन कौन से पुरस्कार दिए गए हैं, ठीक है, और क्या नाम है आपका, मतलब पुरस्कार कौन से क्षेत्र में, जैसे हाँ नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं शांति के क्षेत्र में। हाँ आपका सवाल आ सकता है कि शांति के क्षेत्र में किसको पुरस्कार मिला है, इकोनॉमी में किसको पुरस्कार मिला है, या फिर लिटरेचर में किसको पुरस्कार मिला है। कोई फेमस जो पुरस्कार यहाँ पे आपको पढ़ के जाने पड़ेंगे। अच्छा, इसके अलावा क्या रहता है, देखो जनरल नॉलेज के लिए मेरा जहाँ तक मानना है कि आपको, देखो कोई छोटी सी किताब लो आप, बेशक छोटी सी, जब आप किताब लेते हैं तो उसको पढ़ के जाओ अच्छे से, ठीक है। तो जब उसको आप पढ़ के जाते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती है। मतलब जनरल नॉलेज की अगर आप 100 रुपये की कोई किताब लेते हैं, अरिहंत लूसेंट या कोई और राइटर आप पसंद करते हैं, तो उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर जब आप वो चीज़ें पढ़ के जाएंगे, छोटी सी किताब है आपकी, 15-20 दिन में वो अच्छे से ख़त्म हो जाती है। तो आपका यहाँ पे आपका जनरल नॉलेज जिस स्टैंडर्ड का पूछा जाता है वो लगभग कंप्लीट हो जाता है। हाँ, अगर कोई बड़ी किताब पढ़ता है तो वो तो बहुत अच्छी बात है, उसमें से मैं उनको सजेस्ट करूँगा कि आपका बड़ी किताब में अगर कोई हिंदी में किताब पढ़ता है तो उसमें एक टॉपिक लास्ट में रहता है विविध विविध, और इंग्लिश में पढ़ता तो मिसलेनियस, वही टॉपिक मिसलेनियस उसमें उसको बोला जाता है। उसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी, उसके अंदर तो लगभग आपको सारी चीज़ें पढ़ के जानी पड़ेगी कि दुनिया में प्रथम कौन था, कैसे, मतलब जैसे दुनिया में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन रही, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, और भारत का प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था, प्रधानमंत्री कौन था, राष्ट्रपति कौन था, इस टाइप के सवाल रहते हैं उसमें, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी, जो विविध वाला टॉपिक आपका किसी भी जनरल नॉलेज की किताब को देखने को मिलता है, ठीक है। उसके अलावा आपका टॉपिक रहता है, हाँ अब आपको थोड़ा सा अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो उसमें जो विशेष यानी विशेष टॉपिक रहते हैं उसमें आपका रहता है कि हमारे जो प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी यानी जो रेवोल्यूशनरी जो फ्रीडम फाइटर रहे उस दौरान, तो उन्होंने कौन कौन से स्लोगन दिए, कौन कौन से न्यूज़पेपर चलाए, कौन कौन से जर्नल पब्लिश किए, कौन कौन से मैगजीन निकाली और कौन कौन सी किताबें लिखी, उसके बारे में एक लिस्ट सा बना लो, उसको देखो, रिवाइज करो, याद करो, जब तक आपका एग्जाम आता है उसमें थोड़ा मल्टीपल रिवीजन दो, वो चीज़ें पढ़ के जाओ, ठीक है। ये हिस्ट्री के बारे में जनरल सा आपको नॉलेज यहाँ पे ऐसा होना चाहिए। ज्योग्राफी के बारे में आपको टेरेन के बारे में, कौन सी रिवर दक्षिण की गंगा, फलाना फलाना, इस टाइप के सवाल देखने को मिलते हैं, ठीक है। और आपका पॉलिटी के अंदर मैंने देखो जहाँ तक देखा हुई आपका कि गवर्नर कौन अपॉइंट करता है, राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है, प्रधानमंत्री किसके द्वारा चुना जाता है, सीएम कैसे बनता है, पीएम कैसे बनता है, इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। कुछ एक मैंने यहाँ पे पॉलिटिक आपके यहाँ पे मैंने टॉपिक यानी इंपॉर्टेंट आर्टिकल लिखे हैं। इंपॉर्टेंट आर्टिकल अगर हम देखते थे, जैसे यहाँ पे आर्टिकल 19 मैंने लिखा है, तो आर्टिकल 19 क्या है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। इसमें बहुत सारे आपके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के रिगार्डिंग बहुत सारे यहाँ पे आपके राइट दिए, 6 राइट दिए गए, वो आपको अगर ज़्यादा डिटेल में जाना तो वहाँ पढ़ सकते हैं। फिर आपका रहता है इसमें आपका अगला है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 क्या बोलता है, लाइफ एंड लिबर्टी के बारे में बताता है। फिर आर्टिकल 32 बोलता है, वो रिट के बारे में बताता है कि यहाँ 5 रिट का आपका प्रावधान है, फिर आप कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जाओ। फिर आर्टिकल 356 है, ठीक है, 356 है, इसमें आपका राष्ट्रपति शासन है। फिर आर्टिकल 352 है, यानी आपका जो पूरे एक राष्ट्रीय आपात इसको हम बोलते हैं, ठीक है। आपका आर्टिकल 360 है, आर्टिकल 360 में आपको बोलते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी इसको बोलते हैं। आर्टिकल 280 में बोला जाता है एक फाइनेंस कमीशन बनाया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा हर 5 साल बाद, वो फिर वो सजेशन देता है कि जो टैक्स हम कलेक्ट करता है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स कलेक्ट करता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन अमंग सेंटर एंड स्टेट्स कैसे होगा, ठीक है जी। और आर्टिकल 169 है, वो आपका जो किसी भी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद होती है उसका प्रावधान। तो इस टाइप की जनरली जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। ये तो आपका यहाँ पे जनरल नॉलेज मैंने बताया। लास्ट में हम देखो यहाँ पे हम क्या चीज़ बताएंगे, वो अगला टॉपिक है आपका संयुक्त राष्ट्र के बारे में। देखो यहाँ से भी सवाल हर साल देखने को मिलते हैं। संयुक्त राष्ट्र के बारे में देखो, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके कितने ऑर्गेन्स हैं। आपका यूएनएससी है, यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल,
आपका UNGA है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, आपका यूनेस्को है, यूनिसेफ है, ILO है, मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, WTO है, WHO है। इनका क्या है देखना आपने, इनका देखना है आपने अभी प्रेजेंट टाइम में उनके हेड कौन है, और हेड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वो है हेडक्वार्टर। ठीक है, WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ILO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इंटरपोल यानी इंटरनेशनल पॉलिसी जिसको बोला जाता है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे, और यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे। आपने इसके बारे में ऐसे से ये चीज़ें पढ़नी है। हाँ, जैसे हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जब हम बात करते हैं, UNSC, जैसे यहाँ पे मैंने बोला ना, यहाँ पे जब हम बात करें इसकी UNSC, इसमें मैंने लिखा है परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर, ये NPM का मतलब है नॉन परमानेंट। तो इसकी जो UNSC है उसमें 15 मेंबर होते हैं, 15 में से 5 परमानेंट मेंबर है और 10 आपके नॉन परमानेंट मेंबर है। 5 परमानेंट मेंबर आपके पूछे जाते हैं कभी कि इनमें से कौन सा जो देश है वो परमानेंट मेंबर नहीं है, तो उसमें ऑप्शन अगर इंडिया है तो ऑब्वियसली आपका आंसर वही आएगा कि इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर है, होता है, मतलब अभी भी नॉन परमानेंट मेंबर है और कभी नहीं होता। ठीक है, तो अभी परमानेंट मेंबर सिर्फ 5 है। कौन कौन से है, आपका US है 1, ब्रिटेन है 2, ठीक है, आपका फ्रांस है 3, जब अपना ये रशिया है 4 और चाइना है 5 देश है भी परमानेंट। तो इस तरह से आपको इसके बारे में पढ़ के जाना, ठीक है। संवैधानिक संस्थाएं थोड़ा सा देख लेना है। बाकी हाँ, ये भी कभी पूछा जा रहा है, आजकल मैंने देखा है थोड़ा ट्रेंड इसमें भी देखने को मिलता है आपका, कि जो ये आपका खनिज जैसे कोल सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में है, कौन सी उसके लिए कोल के लिए कौन सी जो खान है वो प्रसिद्ध है। ठीक है, पेट्रोलियम के लिए नेचुरल गैस है, गोल्ड है, डायमंड है, यूरेनियम एटसेट्रा करके आपको देखना पड़ता है। ठीक है, अब इसके बाद हम जब लास्ट टॉपिक देखेंगे वो है आपका करंट अफेयर से रिसेंट अपॉइंटमेंट देख लेना आपने। रिसेंट अपॉइंटमेंट बोले तो इंडियन आर्मी का चीफ कौन है, इंडियन नेवी का चीफ कौन है, इंडियन एयरफोर्स का चीफ कौन है, CBI का चीफ कौन है, स्टेट DGP यानी हिमाचल प्रदेश का DGP कौन है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस अपॉइंट होते हैं, तो उसमें आपका सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन है, कंसर्न स्टेट यानी हिमाचल प्रदेश का जो हाई कोर्ट है शिमला में, उसके जो आपके चीफ जस्टिस है वो कौन है। ये सारी चीज़ें आपके यानी रिसेंट अपॉइंटमेंट या रिसेंट जो पुरस्कार मैंने ऊपर बोला था कि जो पुरस्कार है वो एक करंट अफेयर का टॉपिक है, किसको दिया गया है। तो ये आपके पुरस्कार में आपका अर्जुन पुरस्कार हो सकता है, खेल रत्न पुरस्कार हो सकते हैं, बाकी कोई नेशनल इंटरनेशनल लेवल के पुरस्कार वो भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको आज डिटेल से थोड़ा बताया। वो ये आपको पहले थोड़ा सा इंग्लिश और हिंदी की जो हमने वीडियो बनाई थी उसको भी थोड़ा सा देख लेना है, बाद में इस चीज़ को देखो। तो ये आपके रेलेवेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको अच्छे से समझो। बाकी इसके साथ साथ मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे, जैसे मैंने उस वीडियो में दिखाया था आपको लास्ट में PDF दिखाई कि इंग्लिश और हिंदी का जो क्वेश्चन पेपर रहता है उसका स्टैंडर्ड क्या रहता है। यहाँ पे भी हम वही चीज़ें आपको दिखाएंगे कि रीजनिंग, मैथ और प्लस आपका जो GK के क्वेश्चन है वो किस स्टैंडर्ड के रहते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखो यहाँ पे आपके जो कोल डैम परियोजना है हिमाचल प्रदेश का सवाल है, किस संगठन से संबंधित है, यानी किस संगठन ने इसको बना रखा है। ठीक है, फिर आपका नीचे दिया गया है, देखो अगला क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पे वैकल्पिक शब्दों में से इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं कि इनमें से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। फिर देखो एड्स रोग के द्वारा कौन सा तंत्र, मैंने बोला था कि जब बीमारी के बारे में आप पढ़ते हैं तो कौन सा शरीर का अंग उस बीमारी से प्रभावित हो रहा है, इस टाइप के सवाल आपको देखने को मिलते हैं। फिर हमने बोला था यहाँ पे आपको, ये देखो यहाँ पे ये जो रासायनिक सूत्र आपका किसका पूछा है, खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र पूछा है। तो इसमें ये देखो मैंने केमिकल कंपाउंड जिसमें बोले थे उसके रासायनिक सूत्र पूछा गया है। फिर आपका यहाँ देखो नीचे कौन सा है टॉपिक, मैथमेटिक्स का है। फिर आइज़ के बारे में हमने आपको बताया था कि कैसे कैसे पढ़ना। तो नेत्रदान में नेत्र का कौन सा हिस्सा दान किया जाता है, पूरा लेंस होता है या कॉर्निया होता है, रेटिना होता है। इस टाइप से आपको सवाल यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अगला देखो गुर्दे का मुख्य कार्य क्या रहता है, ये आपको इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे, तो ऐसे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। देखो यहाँ पे किसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, गुर्दे का मुख्य कार्य क्या होता है, मैंने बोला था आपका उत्सर्जन तंत्र में से सवाल देखने को मिलेंगे। फिर आपका वही आ गया सेलिंग प्राइस और जो आपका CP और SP के से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा। फिर वही मैंने बोला था रासायनिक और भौतिक परिवर्तन पढ़ के जाना, कौन से एग्जाम्पल उसके कैसे होते हैं। हाँ, एक टॉपिक मैं वहाँ पर भूल गया था, आजकल थोड़ा सा ये ट्रेंड है कि आजकल जो फुल फॉर्म है आपको वो भी थोड़ा सा बहुत सारे फुल फॉर्म आपको पढ़ के जाने पड़ेंगे, कि जैसे आपका URL का फुल फॉर्म दिया गया है, तो तरह तरह के जैसे सिंप्लीफिकेशन का यहाँ पे टॉपिक आ गया। फिर से बीमारी आ गई कि बीमारी आ गई हेपेटाइटिस, उससे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। फिर अब रक्त के बारे में बोला था मैंने, डिटेल से पढ़ के जाना क्योंकि उसमें से बड़े सवाल पूछे जाते हैं।
ठीक है। सिंप्लीफिकेशन का फिर से है, फिर वायुमंडल नाइट्रोजन कौन सी सबसे ज़्यादा मात्रा में रहती है, फिर वो प्रोपोर्शन और रेशो का यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है। तो इस टाइप के आपको यहाँ पे सवाल देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सवाल ऐसे देखने को मिलते हैं। इन यंत्र के बारे में मैंने बोला था कौन से किसका कार्य क्या रहता है, फिर बीमारी फिर से आ गई। यहाँ पे इस टाइप की सवाल देखने को मिलते हैं हिमाचल प्रदेश को। देखो यहाँ पे जनरल नॉलेज देखो जी, इसमें आपका थोड़ा सा इस टाइप के सवाल देखो। यहाँ पे देखो, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन लागू करने की शक्ति है। राष्ट्रपति शासन मैंने बोला था आर्टिकल 356 के तहत आप जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो राष्ट्रपति शासन किसी स्टेट में लगा सकते हैं, ठीक है। फिर मैंने बोला था फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान जो आपकी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी उनके द्वारा दिए गए स्लोगन, जैसे डू और डाई, महात्मा गांधी ने जो आपका 1942 में आपका क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, तो इसी नारे के साथ उसकी शुरुआत की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है। तो इस टाइप के सवाल आपको देखने को मिलते हैं। फिर हिंदी तो हमने डिस्कस कर लिया था, इंग्लिश कर लिया था। बाकी देखो, राजीव गांधी खेल रत्न अभी किसको दिया गया है, उस टाइम का पूछा गया, लेकिन अभी किसको दिया गया है वो भी आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगला देखो, हाँ मैंने बोला था थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन देख लेना, हिस्ट्री के बारे में कौन से ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना, जैसे हम देखते हैं आर्य समाज की स्थापना किसने की। यहाँ पे पूछा है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, ये तो स्वामी विवेकानंद ने की थी। यहाँ पे रामकृष्ण परमहंस ने की है। तो इस मतलब लगा रखा आंसर, ठीक है। तो इस टाइप के आपके यहाँ पे सवाल देखने को मिलते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन से राज्य से गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। और आपका तो ये सवाल आपको यहाँ देखने को मिले। वही रीजनिंग के क्वेश्चन आगे कि कैसे कैसे आपका यहाँ पे सवाल रहते हैं। तो यहाँ पे एक PDF ये सारा देख लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। हमेशा जब आप कोई एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उस एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लेना चाहिए। वहाँ से आपको आइडिया ही रहता है कि किस स्टैंडर्ड के सवाल पूछे जा रहे हैं और कौन से सवाल पूछे जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे ये आपको सारी चीज़ें यहाँ पे बता रखी है। तो ये बहुत बड़ी PDF है। हम कोशिश करेंगे कि इसको वीडियो के साथ अटैच की जाएंगी। तो जो मैंने टॉपिक बोले थे आप इस PDF को अच्छे से देख सकते हैं। वो जो टॉपिक वहाँ लिखे हैं मैंने इसी आधार पे लिखे हैं, क्योंकि ये पहले एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसको आप क्वेश्चन पेपर को एनालाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से भी, ठीक है। ये जो जनरली इसी में वही टॉपिक वही सवाल है जो मैंने यहाँ टॉपिक में आपको बताए थे, ठीक है। तो ये आपका ऑल ओवर एक रिव्यू था, डिटेल एनालिसिस था पुलिस कांस्टेबल का जो रिटर्न एग्जामिनेशन है उसके रिगार्डिंग। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो फ़ायदेमंद लगेगी और आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है अगर आप ये टॉपिक पढ़ के अच्छे से जाते हैं, ठीक है जी। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही है। एक बार फिर से आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू वेरी मच।